हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं रोहित मेहता आर के साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 12th बायो के चैप्टर नंबर 21 जिसमें हमने मानव का अध्ययनवर्णी तंत्र पढ़ा था, इसके बाद हम लेकर आए हैं पाठ नंबर 22 जिसका नाम है मानव का पाचन तंत्र यानी मानव पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ये चैप्टर है और इस चैप्टर में हम पूरे संपूर्ण मानव पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पाचन, सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन क्या है। डाइजेशन, डाइजेशन क्या है, पाचन किसे कहते हैं। तो देखो, अब हमारी जो 12th राजस्थान आरबीएसई की जो बुक है वो परिभाषा क्या दे रही है इसकी। पाचन किसे कहते हैं कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलना। क्या कह रहा है? जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। लेकिन मैं इसको कहूँगा गलत। क्यों? चक्की भी तो यही काम कर रही है। चक्की जो होती है वो भी तो यही काम करती है। गेहूं लिया, मक्का ली, कुछ भी ली, खाद्य पदार्थ वो भी क्या करता है? उन बड़े बड़े खाद्य कणों को सरल खाद्य कणों में बदल देता है। क्या उसने पाचन किया? नहीं। आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो इसमें हमें क्या जोड़ना है वो देखिए कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल एवं अवशोषण योग्य, सरल एवं अवशोषण योग्य खाद्य पदार्थों में बदलना या सरल अणुओं में बदलना, यानी कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में या भाग में या खाद्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाएगा? पाचन। यही अंतर है मशीन और इंसान में। मशीन क्या करेगी? जटिल को सरल में बदल देगी लेकिन अवशोषण योग्य में नहीं बदल पाएगी, यानी कि उसके अंदर, चक्की के अंदर अवशोषण की क्रिया नहीं होगी। बस ये डिफरेंस है। तो ये हो गया जटिल का किसमें बदला? सरल और अवशोषण योग्य। अब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं। तो ये तो पाचन था, अब पाचन तंत्र की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, वह तंत्र, कौन सा तंत्र? जिसमें पाचन की क्रिया होती है। वह तंत्र जिसमें पाचन की क्रिया होती है, यानी कि इसमें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदला भी जाएगा और उनका अवशोषण भी किया जाएगा। ऐसे तंत्र को क्या कहते हैं? हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है? दोनों परिभाषाएं क्लियर है। अब देखिए, जो पाचन तंत्र है उसमें हम चलते हैं अंदर की ओर। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम आहार नाल पढ़ेंगे। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। देखिए, जो मानव शरीर में जो आहार नाल है या मानव की जो आहार नाल है वो मुख से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? मुख, माउथ। मुख से प्रारंभ होकर ये कहां तक जाती है? गुदा तक। मुख से प्रारंभ होकर कहां जाएगी? गुदा तक, एनस जिसे कहा जाता है। तो मुख से लेकर गुदा तक फैली, मुख से लेकर गुदा तक फैली एक लंबी कुंडलित संरचना या नली के समान संरचना पाई जाती है जिसे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल कहते हैं। मुख से लेकर गुदा तक जो लंबी नलिकाकार कुंडलित संरचना पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। मुख से लेकर गुदा तक। अब मुख से गुदा तक यानी कि ये किसी बंदे का मुख है, तो यहां से लेकर कहां तक जाएगी? गुदा तक जाएगी। ये कान आ गया, तो यहां से ये मुख से स्टार्ट होती है, तो यहां से गुदा तक जाने वाली है। तो इसके बीच में और कौन कौन से पार्ट आते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए, पहला पार्ट मुख एवं मुख गुहिका। पहले हम इन सब के एक बार नाम देख लेते हैं, फिर मैं एक चित्र में इनको सबको
बताऊंगा। चलो साथ में ऐसा करते हैं, चित्र बना के चलते हैं। चलिए, तो ये मैं एक इंसान बना रहा हूं। यहां से, तो ये तो हो गया अपना मुख, ये है हमारा मुख, और ये इसे कहते हैं मुख गुहिका, बक्कल कैविटी, थोड़ी बड़ी बना दी। और यहां से आता है अपना श्वसन तंत्र, ये यहां पर देखिए, यहां से हम श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये तो कहलाता है नासा मार्ग या नासा गुहा, नासा गुहा, जिसे हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। हमें अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है। और इसे कहते हैं, ये तो है हमारा मुख, माउथ, बाहर की ओर, जानते हैं सब। और मुख के अंदर की ओर ये जो पार्ट आ रहा है, इसको कहते हैं क्या? मुख गुहिका, मुख गुहिका, यानी कि माउथ एंड बक्कल कैविटी। अब इसके बाद देखिए, ये एक कॉमन पार्ट नजर आ रहा है, जो श्वसन तंत्र में भी है और जो पाचन तंत्र में भी है। तो इस कॉमन पैसेज को, जो कॉमन रास्ता है, इसको कहते हैं ग्रसनी, फेरिंक्स। तो इसको कहेंगे, जो कॉमन पैसेज है दोनों के बीच में, इस कॉमन पैसेज को ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मुख, मुख गुहिका, उसके बाद ग्रसनी। अब ग्रसनी के बाद होता क्या है कि यहाँ पर दो नली आती हैं, यहाँ पर दो पाइप स्थित हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बड़ा कर देता हूँ इसको। दो पाइप हैं, एक पाइप इधर जा रहा है और दूसरा पाइप इधर आ रहा है। तो ये जो पाइप है, ये श्वसन तंत्र से संबंधित है, जिसे हम बाहर से छूकर महसूस कर सकते हैं। ये जो आगे की तरफ हमारा जो पाइप जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको श्वसन तंत्र माना जाता है, या ट्रैकिया जिसे कहा जाता है। तो वो तो श्वसन तंत्र का पार्ट है। और अभी हम केवल किसकी बात करेंगे? पीछे वाले पाइप की, जो इसके पीछे स्थित है। इस पीछे स्थित पाइप को क्या कहा जाता है? जो लंबा है, लगभग कितना? 25 सेंटीमीटर लंबा, इसका नाम है ग्रशिका, या इसको ग्रास नली या ग्रास नाल भी कहते हैं। इंग्लिश में ईसोफेगस, इसको क्या कहा जाता है? ईसोफेगस कहा जाता है, ग्रशिका। इतना क्लियर है दोस्तों? मुख, मुख गुहिका, उसके बाद क्या आती है? ग्रसनी, फेरिंक्स, और उसके बाद आती है ईसोफेगस, ग्रशिका या ग्रास नाल या ग्रास नली। अब इसके बाद देखिए, यहां पर एक संरचना पाई जाती है, इस संरचना को कहा जाता है डायफ्राम। इस संरचना को कहा जाता है डायफ्राम। पाचन तंत्र का पार्ट नहीं है, लेकिन इस श्वसन तंत्र को और पाचन तंत्र को अलग करने वाली जो संरचना है, उसको डायफ्राम कहा जाता है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, डायफ्राम, या इसको तनुपट्ट हिंदी में कहा जाता है, तनुपट्ट, डायफ्राम। इसका कार्य क्या है? वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करना, या फिर श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को अलग करना। तो ये क्या है? डायफ्राम। अब इस डायफ्राम के नीचे ये पहुंच जाती है कौन? ग्रशिका। इस डायफ्राम में भेद के कहाँ पहुंच जाती है? ग्रशिका नीचे पहुंच जाती है, और नीचे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग स्थित होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग स्थित होता है, जिसका नाम होता है आमाशय। क्या नाम है जिसका? आमाशय। चित्र थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था, पर ठीक है, यही करेंगे सब कुछ। तो आमाशय, स्टोमक। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, देखिए 3 पार्ट आगे देखेंगे। अब हमारी कौन आती है? छोटी आंत। ये यहां से छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, ये मैंने छोटी आंत बना दी है, दिखाई दे रहा है? गड़बड़ है, इसको छोटा कर देते हैं। ऐसा करते हैं, आमाशय को थोड़ा छोटा कर देते हैं और ऊपर कर देते हैं। इस बार मैं डायफ्राम नहीं बना रहा हूं, ये मैंने बना दिया आमाशय। ठीक है दोस्तों, जगह कम होने के कारण, या तो ऊपर बनाना चाहिए था। अब यहां पर ये मैंने छोटी आंत स्टार्ट कर दी, और छोटी आंत को मैंने यहां बना दिया है।
ये लीजिए, जगह कम है इसलिए थोड़ी छोटी बनाइए। अब इस छोटी आंत के बाद आती है बड़ी आंत, थोड़े छोटे छोटे बनाए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बीच में क्या आ गई, तो देखिए अभी सब पता चल जाएगा। एक बार बनाने का सीख जाएं हम। इतना दिखाई दे रहा है जी। इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ये लीजिए, ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कंप्लीट पाचन तंत्र बना लिया है। अब देखिए ये हमारा आमाशय था, आमाशय। आमाशय के बाद यहां से स्टार्ट होती है कौन, छोटी आंत। तो ये मैंने यहां लिख दी छोटी आंत, यहां से स्टार्ट हो चुकी है और यहां तक ये पूरी छोटी आंत है। आमाशय के भी 3 पार्ट है, छोटी आंत के भी 3 पार्ट है, ग्रसनी के भी 3 पार्ट है। मतलब जो पाचन तंत्र है उसमें जितने भाग है ना, अधिकांश के पार्ट कितने हैं, 3-3 पार्ट है सब। तो आमाशय के 3 पार्ट, इसके बाद छोटी आंत के 3 पार्ट, इसके बाद आएगी हमारी बड़ी आंत। ये है हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। और बड़ी आंत के बाद आता है यहां पर ये गुदा, गुदा द्वार होगा यहाँ पे, गुदा द्वार। और इस संरचना को, फूली हुई जो संरचना है, इसको कहते हैं मलाशय। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लें पहले। अब देखिए दोस्तों, हम इन सब के पार्टों की बात करते हैं। तो आमाशय के बाद हम क्या देखा, 5वीं क्या चीज थी, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के बाद आती है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है मलाशय, रेक्टम, और लास्ट में आता है गुदा या गुदा द्वार, गुदा एनस। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम इनके सबके पार्टों के बारे में बात करते हैं, किन किन के 3-3 पार्ट हैं। तो ग्रसनी के भी कितने पार्ट हैं, 3। ग्रसनी के भी कितने पार्ट हैं, 3। लेकिन आरबीएससी इन तीनों के नाम भी नहीं बता रही है, तो मैं भी यहाँ नहीं बताऊंगा। वैसे जानना हो तो नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। नासोफेरिंक्स, ठीक है, पहला है नासोफेरिंक्स, यहाँ होगा नासोफेरिंक्स। इसके बाद ओरिंगोफेरिंक्स और एक हुआ लैरिंगोफेरिंक्स या लैरिंग्सफेरिंक्स या लैरिंगोफेरिंक्स, सिंपल नाम। तो उनके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे कोर्स नहीं बता रहा है, वो एनसीईआरटी बताती है। इसके बाद आमाशय, आमाशय के भी कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। अब मैं आमाशय के तीनों पार्टों को यहां लिख रहा हूं। आमाशय के 3 पार्ट, यहां पर जो ग्रशिका खुलेगी उसके बाद का यहां का भाग जो कहलाता है उसको कहते हैं कॉर्डियक। कॉर्डियक, तो पहला भाग होगा हमारे पास कॉर्डियक। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लगभग 80%, इसे कहते हैं फंडस। और जो सबसे लास्ट पार्ट है इसको कहते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक, तो मैं इन दोनों को भी लिख देता हूं, फंडस और तीसरा है हमारे पास पाइलोरिक। इतना क्लियर है। अब देखिए यहां पर आमाशय में जब भोजन एंट्री करता है तो यहां पर कपाट पाए जाते हैं, यानी कि पहला कपाट यहां पर पाया जाएगा और दूसरा कपाट यहां पर पाया जाएगा। तो 2 कपाट दिखाई दे रहे हैं, पहला कपाट ये है और दूसरा कपाट ये है। इनके नाम देखिए, नाम भी बड़े सिंपल हैं। यह आमाशय है और आमाशय के ये किस भाग में ये कपाट है, कॉर्डियक भाग में। तो इसका नाम हो गया कॉर्डियक स्फिंक्टर। इसका नाम क्या हो गया, कॉर्डियक भाग में जो पाया जाएगा कॉर्डियक स्फिंक्टर, यानी कि कॉर्डियक
हिंदी में इसको कहते हैं अवरोधिनी, अवरोधिनी, कार्डियक इंस्पेक्टर यानी कि अवरोधिनी। तो कार्डियक अवरोधिनी कहाँ पाई जाएगी? आमाशय के कार्डियक भाग में। इसके बाद फंडस भाग में कोई भी अवरोधिनी नहीं है। और इसके बाद आता है हमारा तीसरा पार्ट पाइलोरिक। तो पाइलोरिक, जैसे इसका नाम कार्डियक अवरोधिनी का होता है, ऐसे ही इसका नाम होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, वही अवरोधिनी। तो आमाशय के पास कितने अवरोध हो गए? 2 अवरोध हो गए, कार्डियक भाग में कार्डियक अवरोधिनी और पाइलोरिक भाग में पाइलोरिक अवरोधिनी। इसका काम क्या है? जैसे हमने कुछ खाया तो खाने के बाद यहां आएगा भोजन, और भोजन आमाशय में एंट्री कर जाएगा। अब आमाशय में तो एंट्री कर जाएगा, लेकिन ये अवरोधिनी ऐसी है कि ये भोजन को सिर्फ एक तरफ जाने देगी, यानी कि पुनः वापस ग्रसिका में नहीं जाने देगी। हाँ, लेकिन जब हमें वमन या उल्टी की क्रिया होती है तब ये अवरोधिनी खुल जाती है, उसकी बात अलग है। लेकिन नॉर्मली ये क्या करती है, हम उल्टे हों, सीधे हों, योग करें या हाथों पे खड़े हो जाएं, तब ये बंद रहती है। तो इसका काम क्या हो गया? आमाशय में आए हुए भोजन को वापस ग्रसिका में जाने से रोकना। ऐसे इसका काम क्या होगा? ये अब भोजन आमाशय से कहाँ जाएगा? छोटी आंत में एंट्री करेगा। ये यहाँ से छोटी आंत पीछे से निकली हुई है, ऐसा नहीं कि ये इसमें घुसी और फिर यहाँ से निकली, नहीं, ये पीछे की तरफ से निकल के यहाँ आ रही है। तो अब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, वो छोटी आंत से वापस भोजन को कहाँ जाने से रोकेगी? आमाशय में जाने से रोकेगी। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम आमाशय के बाद कहाँ चलते हैं? छोटी आंत पर। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए, तो आमाशय हो गया। आमाशय के बाद हम चलते हैं कहां पर? छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए इसके भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। ये पहला पार्ट जो सी आकार का दिखाई दे रहा है, कैसे आकार का? सी आकार का। तो ये पहला पार्ट है ग्रहणी, इसको ड्योडिनम, ड्योडिनम कहा जाता है। सी आकार का पार्ट है और इसकी लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। सी आकार में दिखाई देता है और इसकी लंबाई कितनी? 25 सेंटीमीटर। इस भाग को ड्योडिनम कहा जाता है, ग्रहणी। क्लियर है दोस्तों? तो ये छोटी आंत का पहला पार्ट। अब मैं इसको हटा के क्या लिख देता हूं? ग्रहणी लिख देता हूं, ड्योडिनम। ये हो गई ड्योडिनम। ड्योडिनम के बाद आता है जेजुनम, ड्योडिनम के बाद जेजुनम, और इसके बाद आता है इलियम। ड्योडिनम, जेजुनम, इलियम। अच्छा देखिए, ये जो लेक्चर है आज का, इसमें हम केवल शॉर्ट में चल रहे हैं, अभी ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं चलना है। एक बार मैं पाचन तंत्र को यूँ समझाना चाहता हूँ ऊपर से कि वास्तव में चीज़ें हैं क्या चीज़। अगला जो लेक्चर आएगा वहाँ से हम इन सब चीज़ों को डिटेल में करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप इसको एक बार समझने के लिए नोट ना करें इसको अभी, क्योंकि अगले लेक्चर आएंगे वो डिटेल में आएंगे। इस शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों? तो ग्रहणी यानी कि ड्योडिनम, जेजुनम, इलियम, इसको याद कर सकते हैं अपन किससे? डी जे आई। कौन सा डी जे? आई डी जे। तो ड्योडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है दोस्तों? डी जे आई, ड्योडिनम, जेजुनम, इलियम, ये तो है ड्योडिनम। इसके बाद ये जो पार्ट है वो कहलाता है दूसरा अपना जेजुनम, और ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कहलाता है क्या? इलियम। इतना सा पार्ट, छोटा सा पार्ट, इसको कहते हैं इलियम। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है? तो ये 3 पार्ट हो गए छोटी आंत के। अब हम चलते हैं इस बड़ी आंत पर। बड़ी आंत, बड़ी आंत के भी कितने पार्ट हैं? 3। बड़ी आंत के भी कितने पार्ट हैं? 3। सबसे पहला जो पार्ट है लगभग 12 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का होता है, इसको कहते हैं सीकम। इसको क्या कहा जाता है? सीकम कहा जाता है। और सीकम पर ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये जो सीकम पार्ट है, इस संरचना को जो उंगली जैसी उभार के रूप में दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं क्या? इस सीकम पर पाया जाता है कृमि शेषी या कृमि रूपी परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम भाग पर पाई जाती है। अब यहाँ पर एक कपाट पाया जाएगा, जहां पर ये इलियम और सीकम दोनों मिलेंगे, वहां पर एक कपाट पाया जाएगा। इस कपाट को कहते हैं क्या? देखो इधर से आ रही इलियम, तो इसका नाम है इलियो
और इधर क्या है सीकम, इलियोसीकम कपाट। कौन सा कपाट, इलियम आ रही है और इधर सीकम है, तो इलियोसीकम कपाट। क्लियर है दोस्तों। तो यह है अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसी के कारण जब इसमें भोजन कण चला जाता है, अब होता क्या है, यहाँ पे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सीकम भाग में मानव में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, भोजन का पाचन करने में सहायता करते हैं। लेकिन कभी कभी जब भोजन इधर चला जाए तो वो सड़ जाता है, और यहाँ पर सड़ने के कारण इस भाग में सूजन वगैरह हो जाती है, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो सीकम पर कौन पाया जाएगा, कृमि रूपी परिशिशिका, जो एक कैसा है, जो एक मानव में अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग। अभी इंट्रोडक्शन की बात चल रही है, इसको लिखना नहीं है, हमें नोट नहीं करना है। सीकम के बाद आता है कॉलोन। सीकम के बाद क्या आता है, कॉलोन। यहां से ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, ये पूरा भाग किसका है, ये पूरा भाग है कॉलोन का। किसका है, कॉलोन का, यानी कि ये कॉलोन जा रही है कंप्लीट। अब देखिए हमें 3 भाग दिखाई दे रहे हैं कॉलोन के, 1 2 3। तो इन तीनों के नाम भी अलग अलग हैं। देखिए ये ऊपर की ओर जा रही है, तो ऊपर की ओर जाने को हम कहते हैं आरोही। तो आरोही भाग, आड़ी है तो इसको कहेंगे अनुप्रस्थ भाग, और जो नीचे की ओर आ रही है इसको कहेंगे अवरोही भाग। तो आरोही सीकम या कॉलोन, आरोही कॉलोन, और ये है अनुप्रस्थ, और ये आ रही है अवरोही। अब इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं असेंडिंग, ट्रांसवर्स, और ये डिसेंडिंग। ठीक है दोस्तों। तो सीकम के बाद आता है कॉलोन, और कॉलोन के बाद आता है रेक्टम, जिसे मलाशय कहा जाता है। कंप्लीट। इसको यहां पर क्या कहेंगे, मलाशय, जो पाउचनुमा संरचना है। और मलाशय, ये मलाशय के बाद अपना जो बड़ी आंत है वो खत्म हो जाती है, यहां से पूरी ये बड़ी आंत थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो मलाशय होता है, इसी पर क्या पाया जाता है, गुदा द्वार पाया जाता है। ये हमारी आउटलाइन एक तरह से कंप्लीट है पाचन तंत्र की। अब देखिए, हालांकि हमने अभी इनकी डिटेल नहीं की, जितनी 12th लेवल पर करनी चाहिए थी। अब देखो आगे चलते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार, हमने नीचे की संरचनाओं का तो अध्ययन कर लिया है, अब एक बार ऊपर से और देखते हैं दोबारा कि जो हमारा मुख है, मुख बाहर की तरफ 2 ओष्ठों से घिरा होता है। मुख कैसा होता है, 2 ओष्ठों से घिरा, 2 लिप्स पाए जाते हैं, होंठ। उन 2 ओष्ठों से या ओष्ठों से, लिप्स से घिरा हुआ होता है, जो इसमें मैंने बनाया है, एक ये। अब देखिए, मुख हो गया। मुख के अंदर की ओर चलते हैं तो दूसरा पार्ट हमारा क्या आता है, मुख गुहिका। मुख गुहिका। अब देखिए, हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम अंदर मुंह में बैठे हों। जब हनुमान जी उस राक्षसनी थी रामायण में, उसके मुंह में गए थे, तो उनको क्या देखा होगा, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो ये हमारा क्या है, मुख गुहिका है, अंदर घुस चुके हैं। ऊपर की ओर जो संरचना पाई जाएगी, इसको कहते हैं तालु। यानी हम मुंह में जो ऊपर हमारी जीभ को ऊपर उठा कर देखिए, ये कंप्लीट जहां पर टच हो रही है, उसको क्या कहते हैं, तालु, पैलेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पैलेट। ऊपर की ओर साइडों में क्या पाए जाएंगे, ये इधर गाल होगा, इधर क्या होगा, गाल, और इधर भी क्या होगा, गाल होगा, दोनों साइड। ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे होगी यहां पर हमारी जीभ। क्या होगी, नीचे जीभ। कंप्लीट है दोस्तों। तो ये संरचना है हमारे। और अंदर मुख गुहिका में यहां क्या पाए जाएंगे, यहां पाए जाएंगे दांत। क्या पाए जाएंगे, दांत। अब एक लाइन बताता हूं मैं, जो एनसीईआरटी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि गाल और दांत के बीच के भाग को क्या कहते हैं, जो खाली है। गाल और जो दांत हैं, इनके बीच में जो पार्ट है खाली, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है। उसको वेस्टिब्यूल, प्रघाण कहा जाता है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि गाल और दांत के बीच के भाग को क्या कहते हैं, उसको वेस्टिब्यूल, प्रघाण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लेंगे।
तो देखिए अब हमने क्या देखा कि इसमें हमें दांत पढ़ना है और इससे मुख गुहिका में हमें जीभ भी पढ़नी है। दांत और जीभ दोनों हमें पढ़नी है, लेकिन जीभ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ाऊंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है और नीट या रीट दोनों की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। तो दांत और जीभ अगला लेक्चर लाएंगे, उनमें लाएंगे इनको डिटेल से। दांत की संरचना भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए इसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा आता है, ग्रसनी। दूसरा पार्ट कौन सा है, ग्रसनी, फेरिंग्स। ये कॉमन पैसेज है। कैसा पैसेज है, कॉमन। किस किस के लिए, ये श्वसन तंत्र प्लस पाचन दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वह भाग बताइए जहां पर भोजन और श्वसन दोनों की क्रियाएं संपन्न होती हैं, तो वो आंसर क्या होगा, ग्रसनी, फेरिंग्स। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि दो पाइप हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दो पाइप हैं। अब यहां पर भोजन भी आना है और यहां पर वायु भी आनी है, तो किधर से किधर जाए और किधर किधर ना जाए। तो देखिए ये तो पाचन तंत्र वाला मार्ग है, नाम लिख देते हैं इसका, ग्रशिका स्टार्ट हो गई यहां से, और ये है ट्रैकिया, श्वसन तंत्र वाली। तो अब यहां पर क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संरचना। जब वायु आएगी यानी कि जब हम श्वसन क्रिया करेंगे तो ये ओपन रहेगा। अब इन द्वारों की बात कर लेते हैं। ये गेट क्या है, इसको तो कहते हैं गुलेट, घांटी, इसको कहते हैं गुलेट, और इसको कहते हैं घांटी द्वार। घांटी द्वार, घांटी द्वार कैसे, जो श्वसन मार्ग के ऊपर है, श्वसन मार्ग जो पाइप आ रहा है उसके ऊपरी भाग को करेंगे, उसको घांटी द्वार कहेंगे, और इसको कहते हैं गुलेट। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब देखिए घांटी द्वार, अच्छा इसको ग्लोटिस कहते हैं अंग्रेजी में, घांटी द्वार को क्या कहते हैं, ग्लोटिस। अब इस ग्लोटिस के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं एपीग्लोटिस। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे अगले लेक्चर्स में, अभी केवल एक इंट्रोडक्शन चल रहा है पाचन तंत्र के बारे में। तो घांटी द्वार के ऊपर क्या पाई जाती है, एपीग्लोटिस। इसको ग्लोटिस कहते हैं, तो इसके ऊपर है तो इसको क्या कह दिया, एपीग्लोटिस। अब जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ये ऊपर रहता है एपीग्लोटिस, और नीचे से जो पाइप है उसको ढकता नहीं है, यानी कि श्वसन क्रिया आराम से होती रहेगी, वायु का आदान प्रदान चलता रहेगा। लेकिन जब हम भोजन करते हैं या भोजन निगलते हैं तो ये जो ढक्कन है वो इसको ऐसे ढक लेता है, जिससे कि भोजन केवल कहाँ प्रवेश करे, इस ग्रसिका में प्रवेश करे, इस गुलेट में प्रवेश करे। अगर मान लो ये ऐसे ही ओपन रहा, पीछे हमारे क्या है, भोजन जाना है, इसको भोजन वाला रास्ता है, और इधर वाला क्या है, श्वसन के लिए रास्ता। अब जब मान लो भोजन निकला और ये खुला रहेगा तो भोजन किधर जा सकता है, श्वसन तंत्र में जा सकता है, यानी श्वसन नाल ट्रैकिया में जा सकता है। और जब भी ऐसा होता है तो हमें जोर से खांसी आती है, इस क्रिया को कहते हैं फंदा लगना। क्लियर दोस्तों। तो जब हम भोजन निकलेंगे तो एपीग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर लेगा ताकि भोजन श्वसन नाल में या ट्रैकिया में नहीं जा सके। तो इस पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा एक ढक्कन हो गया जिसका नाम है घांटी ढक्कन, एपीग्लोटिस। तो अब हम ये श्वसन तंत्र जाएगा इधर, और ये है हमारा पाचन तंत्र। इस ग्रसिका की बात करते हैं हम, तो इस ग्रसिका में कोई सी पाचक ग्रंथि नहीं होती। ग्रंथि तो होती है लेकिन पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्लियर है। अब ये हमारा इस लेक्चर के बारे में या इस चैप्टर के बारे में एक कॉमन इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम कंटिन्यू डिटेल से सबके लेक्चर्स बनाएंगे अलग अलग। जैसे पहला लेक्चर हम मुख और मुख गुहिका पर लाएंगे। क्या है कि इसमें लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं क्योंकि सबकी डिटेल है बहुत ज़्यादा, तो सबके लेक्चर्स को अलग अलग लाएंगे। तो पहले के इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से मुझे देना चाहिए था, वो मैंने दे दिया। मैंने सोचा अगर एक साथ एक एक पार्ट को लेकर चलते चलेंगे तो वो ये भी पता नहीं चलेगा इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। तो मैंने सोचा पहले एक बार इंट्रोडक्शन दे देती, उसके बाद हम कंप्लीट पहला लेक्चर लाएंगे, वो मुख और मुख गुहिका के ऊपर होगा। मुख गुहिका में जीभ और दांत, वो कंप्लीट संरचना हम उस एक लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम ग्रसनी, ग्रशिका और आमाशय तीनों के लिए एक अलग लेक्चर लेके आएंगे। अगला लेक्चर तीनों के लिए होगा। उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत पर, और यानी कि जो शेष पार्ट होगा उस पर हमारा इसके बाद का तीसरा लेक्चर यानी
चौथा लेक्चर उसके पास या उसके बारे में होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं रोहित मेहता आपका धन्यवाद करता हूं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि आपको भी फायदा होगा और दूसरे बच्चों को भी जो इस बार 12th में है उनको भी फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखें हमारे पर और आपके दोस्तों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं ताकि लॉकडाउन में जो घर पे बैठे हुए विद्यार्थी हैं उनको इसका फ़ायदा होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको याद कर लें एक बार कि किसके बाद कौन सी संरचना आती है। और लॉकडाउन का भी पता नहीं है कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, और स्कूल भी पता नहीं कभी खुल भी सकते हैं अभी और नहीं भी खुल सकते। शायद मेरे पास ऐसी न्यूज़ आई थी कि 31 अगस्त तक बंद होने वाले हैं, लेकिन पता नहीं वो असली है या नकली है, फर्जी है, पता नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक पर फर्जी काम चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।